हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बेसिक इन्फॉर्मेशंस को जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनको कुछ पश्चातर्थी जो होते हैं इग्नोर कर देते हैं। इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी एक्ट हो उसकी बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बेसिक इन्फॉर्मेशंस को जानेंगे। पहला यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तिथि को अधिनियमित हुआ था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ था। इनेक्टमेंट डेट जो है 15 मार्च 1872 है। और दूसरा ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तिथि से प्रवर्तन में आया। तो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो 1 सितंबर 1872 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो प्रवर्तन में आया 1 सितंबर 1872 से प्रवर्तन में है। और नेक्स्ट ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो टोटल सेक्शंस हैं वो 167 है, 167 धाराएं हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं। तो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स हैं, और जो 11 अध्याय हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जो 11 अध्याय हैं इनके नाम भी याद होना चाहिए। पहला है प्रारंभिक, और दूसरा है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, और तीसरा है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, और चौथा जो है मौखिक साक्ष्य के विषय में, पांचवा है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, और छठा है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, और सातवां सबूत के बाहर के विषय में है, आठवां विबंध के विषय में है, और नौवां साक्ष्यों के विषय में है, और जो 10वां है वो साक्ष्यों की परीक्षा के विषय के बारे में बताता है, और जो 11वां है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और ग्रहण के बारे में बताता है। तो आपको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 11 चैप्टर्स हैं इनको भी टिप्स पर याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस चैप्टर में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको इनको याद कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप सर स्टीफन जेम्स ने तैयार किया था, जिनको फादर ऑफ एविडेंस कहा जाता है। और अगला जो तथ्य ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो किन पर लागू होता है और किन पर लागू नहीं होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है न्यायिक कार्रवाइयों पर ही लागू होता है, और जिन पर लागू नहीं होता है तो वो है इंडियन नेवल एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट जो हो गया, और आपका आर्बिट्रेटर हो गया, एफिडेविट हो गया। इन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 से पहले तो लागू नहीं होता था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि धारा 1 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। परंतु 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जम्मू कश्मीर पर लागू है, और जिन पर लागू नहीं है वो है नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्बिट्रेटर, एफिडेविट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी नहीं होगा, सिर्फ न्यायिक कार्रवाइयों पर ही लागू होगा। और जो धारा 2 है वो 1938 में रिपील कर दी गई है। इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 2 है वो किस सन में रिपील की गई है। तो 1938 में इसको रिपील कर दिया गया है। परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 2 को किस सन में रिपील कर दिया गया है। तो 1938 में धारा 2 को समाप्त कर दिया गया है। और जो धारा 3 है वो निर्वचन के बारे में बताती है। इसमें 10 परिभाषाएं दी गई हैं, जिनको आप इस पर याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आपको 3 तो डेफिनेशन दे दी जाएंगी, और जो चौथा होगा वो डेफिनेशन से बाहर का दे दिया जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि धारा 3 में किसको परिभाषित किया गया है और किसको नहीं किया गया है। तो आपको जो 10 परिभाषाएं दी गई हैं, पहला है कि कोर्ट न्यायालय, दूसरा फैक्ट तथ्य, और तीसरा है रिलीवेंट सुसंगत तथ्य, और चौथा है फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य, और पांचवा है एविडेंस साक्ष्य और डॉक्यूमेंट दस्तावेज, और प्रूफ डिस्प्रूव नॉट प्रूफ इंडिया। ये 10 चीज़ें दी गई हैं, इनको आप इस पर याद कर लें। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है एक प्रक्रिया विधि है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव है वो भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव है। और प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
उद्देशिका के अनुसार उद्देश्य क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो उद्देशिका के अनुसार उद्देश्य है वो परिभाषा करना, संशोधन करना और समेकन करना है। डेफिनेशन, कंसोलिडेशन और अमेंडमेंट करना है। तो इसको अभी आप अच्छे से याद कर लें। और जो इंटरप्रिटेशन क्लास में कोर्ट के बारे में दिया गया है, तो उससे जो पहला है कोर्ट में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्नों में। तो जो न्यायालय के अंतर्गत आते हैं न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, और जो वैध रूप से प्राधिकृत किए गए हैं वो, और आर्बिट्रेटर न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है, यानी कि एक्ट नंबर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर 1 है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो विधि का आधारभूत सिद्धांत है वो ये है कि सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाए और अनुचित साक्ष्य को ग्रहण न किया जाए, और साक्ष्य विवादित और संगतों का ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बेसिक चीज़ों को देखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनको आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।